का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमने डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने ये पढ़ लिया कि न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये पढ़ लिया आपने। क्या होता है? फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ओके, अब बच्चों ये जो फोर्स है ये ऐसे ही ठीक है, ओके। प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे ही ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो बच्चों रेट का मतलब क्या होता है? अपॉन में टाइम, अपॉन में क्या? टाइम। और चेंज इन लीनियर मोमेंटम आप कैसे निकालते हो बोलो? तो आंसर है फाइनल लीनियर मोमेंटम में से माइनस कर देते हैं क्या? इनिशियल लीनियर मोमेंटम। और फाइनल लीनियर मोमेंटम होता क्या है? तो आंसर है मास इनटू वेलोसिटी, है ना। और इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या होता है बोलो? मास इनटू वेलोसिटी, बट उसमें इनिशियल बात हो रही है तो क्या आएगा? इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं? फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके आगे की बात सुनो ध्यान से। F प्रोपोर्शनल ऐसे ही ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है? M। क्या बचेगा? V माइनस U, ये बच जाएगा। और अपॉन में क्या चल रहा है? T। अब कौन बच्चा ये बताएगा कि V माइनस यू अपॉन टी को हम क्या कहते हैं? ये क्या, किसका फॉर्मूला है बोलो? V माइनस यू अपॉन टी, ये क्या है? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो V माइनस यू अपॉन टी की जगह एक्सेलरेशन लिख दिया। अब प्रोपोर्शनल का जब आप साइन हटाओगे और इक्वल का साइन लगाओगे, जब भी आपको ये वाला साइन हटाना हो और आप जब भी इक्वल का साइन लगाओगे तो वहां पर एक कांस्टेंट टर्म लिखते हैं हम साथ में। क्या लिखते हैं? कांस्टेंट। और साथ में क्या चल रहा है? m इंटू ए। ये k कहाँ से आया? जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे तो साथ में यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये जो k की वैल्यू है ये बाय एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने बताया था किसके इक्वल है? 1 के। तो आप अगर k की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये क्या बच जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल। तो जो हमारा फोर्स है वो किसके इक्वल हुआ करता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर अगर फोर्स की यूनिट अगर आपसे पूछी जाए तो मास की यूनिट क्या होती है बोलो? kg। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास की यूनिट kg हो गई और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, ठीक है। ये आपके पास फोर्स की यूनिट निकल कर आ गई। बट फोर्स की एक SI यूनिट भी हुआ करती है, उसे हम कहते हैं, क्योंकि न्यूटन ने ये निकाल कर दी थी क्वांटिटी, इसलिए उसका नाम भी हमने न्यूटन ही रखा है। SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या हुआ करती है? न्यूटन, ठीक है। और इसको हम कैपिटल N से दिखाते हैं। SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या हुआ करती है? न्यूटन। और इसे हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल N से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार फिर से देख लो, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी बॉडी पर अप्लाई किया जाने वाला फोर्स उस बॉडी में आने वाले चेंज इन लीनियर मोमेंटम, टाइम के साथ जो चेंज आता है उसके लीनियर मोमेंटम में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू व्हाट? रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या न्यूटन का सेकंड लॉ अगर कोई पूछता है तो आप इस वाले स्टेटमेंट से भी समझा सकते हो कि न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने एक फॉर्मूला बनाया है। वो फॉर्मूला क्या है कि फोर्स, अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है तो आप यहाँ से बता सकते हो, फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ
मास एंड एक्सेलरेशन। जैसे आपने लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन बनाया था, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ऐसे फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों अगर आपसे फोर्स की यूनिट पूछी जाएगी तो वो आप कहोगे कि ये न्यूटन हुआ करती है, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 न्यूटन किसे कहते हैं, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन क्या होता होगा, या 1 न्यूटन फोर्स कितना होता होगा। तो इसका आंसर क्या दोगे, तो इसका आंसर ये दोगे कि 1 न्यूटन फोर्स हम तब कहेंगे हमने लगाया है जब कोई 1 kg की बॉडी हो। कितने kg की, मास कितना हो, 1 kg, है ना। 1 kg की बॉडी कितना एक्सेलरेशन करने लग जाए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन करने लग जाए, तो हम कहेंगे हमने उस बॉडी पर कितना फोर्स लगाया है, 1 न्यूटन का। अगर कोई 1 kg की बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन कर रही है फोर्स लगाने पर, तो हम क्या कहेंगे, हमने कितना फोर्स लगाया है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, और होना भी चाहिए। देखो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो फोर्स की वैल्यू 1 कब होगी, जब मास की वैल्यू भी 1 हो जाए और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 1 हो जाए, ठीक है। ये इसकी यूनिट हो जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आप पहले तो न्यूटन का सेकंड लॉ लिख लो, ठीक है। फिर बता दो कि फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। रेट का मतलब क्या हो गया, अपॉन में टाइम, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। इन दोनों में से क्या कॉमन आता हुआ दिखा, m, तो क्या बच गया अंदर, v माइनस यू, और t अपॉन में पहले से चल रहा था, और v माइनस यू अपॉन टी ये तो फॉर्मूला हुआ करता है किसका, एक्सेलरेशन का। और जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो कांस्टेंट आता है, बट न्यूटन ने कहा उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, तो हमने k की वैल्यू 1 रख दी, तो क्या बचेगा इधर, ma। तो फोर्स इज इक्वल्स टू ma, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यूनिट आप याद रखोगे, इसकी यूनिट फोर्स की न्यूटन हुआ करती है। तो ये था न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने एक और लॉ बनाया, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये वाला जो लॉ उन्होंने बनाया, तो बहुत सारी चीज़ें आसपास ऑब्जर्व की और उसके बाद फिर ये लॉ उन्होंने दिया। वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी बैक आपके ऊपर भी फोर्स लगाएगी, ये बात पक्की है। और वो जब फोर्स लगाएगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। अगर आप इस डायरेक्शन में लगाओगे तो वो आपसे इस डायरेक्शन में लगाएगी, अगर आप इस डायरेक्शन में लगाओगे तो वो आपसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, लेकिन फोर्स जरूर लगाएगी। और उस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, इक्वल, ऑलवेज कैसी रहेगी, इक्वल। इस बात का मतलब ये है कि मान लो एग्जाम्पल के लिए 2 बॉल है, हमारे पास 2 बॉल हैं, ठीक है। तो ये 2 बॉल एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ये बॉल इसकी तरफ आ रही है, ये बॉल इसकी तरफ आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये दोनों बॉलें एक दूसरे से टकराएंगी, एक दूसरे से टकराएंगी, और टकराने के बाद जिस टाइम ये टकरा रही होंगी, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उस टाइम की, जिस टाइम ये एक दूसरे के साथ टकरा रही होंगी, कोलाइड कर रही होंगी, उस टाइम पर ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रही होंगी, ठीक। तो जब ये फोर्स लगाएंगी तो ये बात ध्यान रखना कि ये वाली जो बॉडी है, अगर मान लो इनका नाम मैं ए और बी बॉडी रख दूं, ए और बी बॉडी, तो ये जो बी वाली बॉडी है ये ए पर फोर्स लगाएगी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ए वाली बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये दोनों फोर्स जो हैं वो कैसी डायरेक्शन में लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। और मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि इन दोनों बॉडी पर लगने वाले जो फोर्स हैं, जब इन्होंने एक इंस्टेंट पर एक दूसरे पर फोर्स लगाए, वो दोनों फोर्स भी आपस में कैसे हैं, इक्वल।
मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये 5 न्यूटन का फोर्स अगर इधर डायरेक्शन में लग रहा है तो इधर भी कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा हर हाल में? 5 न्यूटन का फोर्स। ठीक, एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप कहोगे कि सर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही है छोटी सी बॉल इस पर बड़ी पे, और बड़ी वाली भी छोटी पर लगा रही है, ऐसा कैसे हो जाएगा? बड़ी बॉल छोटी पर, छोटी वाली बड़ी पर इक्वल फोर्स कैसे लगा देंगे? क्यों? ये बात आप इसलिए सोच रहे हो कि जब बड़ी बॉल से छोटी बॉल टकराएगी तो छोटी बॉल उससे हो सकता है टकराकर वापस चली जाए, या ये इससे टकराएगी, ये इससे टकराएगी तो ये थोड़ी सी वापस इधर आ जाए, ये ज़्यादा वापस जाए और ये कम वापस जाए टकराने के बाद। मैं कह रहा हूँ एक बड़ी बॉल और एक छोटी बॉल जब टकराएगी आपस में तो छोटी बॉल हो सकता है ज़्यादा टकराकर वापस चली जाए और ये वाली थोड़ी सी कम टकराने के बाद थोड़ी सी कम दूर जाए, वापस जाए। तो आप ये मत सोचना कि दोनों ने फोर्स इक्वल नहीं लगाया था। फोर्स दोनों ने कैसा लगाया था? इक्वल। ये बात ध्यान रखना, छोटी वाली बॉल ने बड़ी वाली बॉल पर कैसा फोर्स लगाया था? इक्वल। लेकिन फिर ये ज्यादा क्यों चली और ये कम क्यों चली? क्योंकि फोर्स किसके इक्वल होता है? बोलो। सिर्फ मास के नहीं, फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो बॉडी का मास है उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा। फोर्स तो दोनों में कैसा लगा? सेम। इस छोटी वाली ने बड़ी वाली पर भी 5 न्यूटन लगाया, इस बड़ी वाली ने छोटी वाली पर भी 5 न्यूटन लगाया, लेकिन इसका मास कम है, इसका मास कम है। अगर इसका मास कम होगा, है ना, अगर मान लो इसका मास कम होगा तो देखना बच्चों क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और मास में नीचे लेकर आ रहा हूं। तो अगर मास कम होगा तो वो बॉडी क्या ज्यादा करेगी? है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। तो अगर मास कम होगा तो वो एक्सेलरेशन ज्यादा करेगी, ठीक है, जबकि फोर्स दोनों में कांस्टेंट लगाया। इसका मास ज्यादा है ना, इसका मास ज्यादा है, तो अगर मास ज्यादा होगा तो वो क्या कम करेगी? एक्सेलरेशन कम करेगी, जबकि फोर्स दोनों में सेम है। तो इसलिए आप ये बात याद रखना, चाहे एक छोटी सी मैं कह रहा हूं एक छोटा सा कोई कीड़ा आपका आके टकराया, जैसे मैं भागकर जा रहा हूं, ठीक है, और सामने से एक मच्छर आ रहा है, छोटी सी मक्खी आ रही है, छोटा सा कीड़ा आ रहा है, तो जब हम एक दूसरे से टकराएंगे तो दोनों एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगाएंगे? इक्वल। इक्वल एंड अपोजिट, ये बात ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर अगर आप मच्छर से टकरा गए, आप कीड़े से टकरा गए, तो कीड़ा टकरा कर अगर आपसे जाएगा तो आप वो तो बहुत दूर जा गिरेगा, और आप तो हो सकता है हिलो भी नहीं अपनी जगह से। हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही है? ये वाली क्लियर है? जैसे एक छोटी सी कोई बॉल, मैं इधर से भागता हुआ आ रहा हूं और एक उधर से कोई बॉल आ रही है मोशन में, और वो मेरे से आके टकराई, तो बॉल तो बहुत पीछे तक जाएगी टकराने के बाद, और मैं हो सकता है अगर मुझे ज्यादा तेज लगी हो बॉल तो मैं हल्का सा पीछे हो जाऊं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, ठीक। तो अब यहां पर भी क्या हो रहा है, वो छोटी सी बॉल जब मुझ पर फोर्स लगाएगी, मैं जब उस बॉल पर फोर्स लगाऊंगा, तो एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं जब हम दोनों एक दूसरे टकरा रहे थे, टकराए तो हम बहुत छोटे से टाइम के लिए होंगे, तो उस टाइम पर हम दोनों एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगाएंगे? इक्वल फोर्स। क्योंकि बॉल का मास कम है तो वो ज्यादा एक्सेलरेट कर जाएगी, मेरा मास बॉल से ज्यादा है इसलिए मैं कम एक्सेलरेट करूंगा। ये बात समझ में आई? एक तो ये बात जानने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि न्यूटन के थर्ड लॉ में जब फोर्स की बातें हो रही हैं, वो दोनों फोर्स हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, दोनों फोर्स हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगेंगे, सेम ऑब्जेक्ट पर नहीं लगेगा। इस बात का क्या मतलब है? न्यूटन के थर्ड लॉ में दो फोर्स की बात हो रही है या नहीं हो रही है? एक फोर्स इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, है ना, एक एक्शन है और दूसरा फोर्स रिएक्शन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक्शन वाला फोर्स और रिएक्शन वाला फोर्स दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगेंगे। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि ये मान लो इसका नाम मैंने दिया एक्शन, ये वाला जो फोर्स है, और इसका नाम मैंने दिया क्या? रिएक्शन, है ना। तो बताना एक्शन वाला फोर्स किस पर लगेगा? बॉडी का नाम बोलो। एक्शन वाला फोर्स किस बॉडी पर लगेगा? और रिएक्शन वाला फोर्स किस बॉडी पर लगेगा? ए। ये दोनों बॉडी अलग अलग हैं या नहीं है? ठीक है, सामने से एक कीड़ा आ रहा है और मैं इधर से भाग के जा रहा हूं, वो मेरे से टकराया,
तो मैं जब फोर्स लगाऊंगा तो अपने ऊपर लगाऊंगा या उस कीड़े के ऊपर लगाऊंगा? इंसेक्ट के ऊपर लगाऊंगा, ठीक, और वो इंसेक्ट मेरे ऊपर लगाएगा, तो उसका फोर्स हमेशा मेरे ऊपर लगेगा, मेरा उसके ऊपर लगेगा। तो अगेन दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगेंगे, कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पर नहीं लग सकते, क्योंकि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप से क्या नहीं कर सकता, एक्शन। अपने ऊपर ही क्या नहीं कर रहा, एक्शन। अपने ऊपर एक्शन थोड़ी करेगा, जब वो एक्शन करेगा तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर करेगा, फिर वो दूसरा ऑब्जेक्ट उस पर क्या करेगा, रिएक्शन। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो दो फोर्स की बात हो रही है, एक्शन और रिएक्शन, ये दोनों ही फोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, कभी सेम पर नहीं लगते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर मैं इस वाले हाथ से और इस वाले हाथ पर एक दूसरे पे फोर्स लगाऊं, तो यहां पर जब मैंने फोर्स लगाया तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगा के नहीं लगा, बताओ, लगा के नहीं लगा, बोलो। अगर मान लो मैं, जब देखो, या तो मैं दोनों सेम इक्वल अमाउंट से फोर्स लेकर आ रहा हूं, अब ये हो सकता है कि मैं इसको धीमे से ला रहा हूं और इसको तेजी से ला रहा हूं और इसको ज्यादा फोर्स लगा दूं, इससे कम फोर्स लगा दूं, ये भी तो कर सकता हूं मैं, हाँ या ना। लेकिन अगर सामने से आप अपने हाथ से लाओगे तो आप अपना फोर्स फुल लगाओगे, या जितना भी आपको लगाना है, मैं अपना फोर्स फुल लगाऊंगा। तो जब आप अपना हाथ लेकर आओगे तो अब न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है, ठीक। तो हम दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, इक्वल फोर्स। अब ये बात अलग है कि आपने कम स्पीड से लेकर आ रहे थे या मैं ज्यादा स्पीड से लेकर आ रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपका हाथ पीछे ज्यादा एक्सेलरेट कर जाएगा, मेरा कम एक्सेलरेट करेगा। हाँ, जब हाई फाई, अगर देखो, अगर हम आप अपने आप में खुद के साथ ही कर रहा हूं तो मैं कंट्रोल्ड कर सकता हूं ये काम, लेकिन जब मैं आपके साथ कर रहा हूं तो हाई फाई के केस में जब आपने हाथ मारा और मैंने हाथ मारा तो उस टाइम काम करेगा, दोनों का न्यूटन का थर्ड लॉ काम करेगा, एक्शन और रिएक्शन होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। और बाकी एक्सेलरेशन किसका हाथ ज्यादा कर जाएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सा कम मास वाला है और कौन ज्यादा मास वाला है, हाँ या ना। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, इस पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस हैं जो जनरली हम लोग देखते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम आती है हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम कि जो अगर आप ये कहते हो सर कि एक्शन के अपोजिट हमेशा रिएक्शन होता है, तो हॉर्स उस कार्ट को आगे कैसे लेकर चला जाता है, तो उसका मैं आपको आंसर देता हूं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम के बारे में कि मान लो सर ये हॉर्स है, ठीक है, ये एक हॉर्स है और इससे जुड़ा हुआ ये एक कार्ट है, ठीक है। इस हॉर्स का काम है इसको खींचना, वो इसको आगे लेकर जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि अगर हॉर्स इसको आगे खींचता है, खींचने की कोशिश करे, तो कार्ट क्या करेगा, अरे बोलो, हॉर्स इसको आगे ले जाए तो कार्ट क्या करेगा, पीछे फोर्स लगाएगा, तो हॉर्स आगे बढ़ ही नहीं सकता, बढ़ेगा क्या, अरे हॉर्स आगे जाएगा, कार्ट किधर खींचेगा उसे, पीछे, हॉर्स आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वहां पर कार्ट क्या करेगा, तो आंसर कार्ट उसको पीछे की डायरेक्शन में खींचेगा, तो हॉर्स आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। अब हॉर्स आगे कैसे बढ़ रहा है, अरे एक्सेलरेशन तो वो तब करेगा ना जब अनबैलेंस फोर्स हो। अरे आप एक बात सोचो, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। हॉर्स आगे जा रहा है, पीछे कार्ट है, अब कार्ट हॉर्स आगे की तरफ खींचेगा तो कार्ट पीछे की तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा उसको, तो हॉर्स तो आगे बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि इक्वल फोर्स है। अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। अब नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया तो हॉर्स तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, तो वो आगे कैसे बढ़ जाता है, घोड़ा गाड़ी, टायर है, टायर होने की वजह से, तो घोड़े के पास भी तो पैर हैं, कार्ट के पास टायर हैं, घोड़े के पास पैर है, कैसे आगे बढ़ जाता है। तो आंसर है कि देखो, जब अगर आप इस कंडीशन को ले रहे हो कि हॉर्स ऐसे खड़ा हुआ है और आगे जा रहा है, तो कार्ट उसे पीछे खींचेगा, अब वो ना आगे जा पाएगा ना पीछे, ठीक। लेकिन हॉर्स जब मूव करने के लिए, जब वो मूव करना चाहता है
तो वो अपने फीट से ग्राउंड पर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन करता है। कैसी करता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। कहां पर रिएक्शन करता है? फीट से ग्राउंड पर। किस पर एक्शन करता है? ग्राउंड पर। अपने फीट से बैकवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड पर एक्शन करता है। तो जब वो पैर पीछे की तरफ मारेगा तो अर्थ क्या करेगी? उसे आगे की तरफ मूव कराएगी। तो इसीलिए अर्थ क्या करती है? उसे आगे की तरफ मूव करा देती है, क्योंकि अर्थ को तो कहीं जाना नहीं है, अर्थ तो अपनी जगह पर रहनी है। तो अगर आप किसी ऐसी चीज पर फोर्स लगाओ जो रेस्ट पर रहेगी, या रेस्ट पर है और रेस्ट पर रहेगी, तो आप हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे या नहीं करोगे? सोचो इस बात को। ये वाली जो दीवार है, सामने वाली दीवार, इस सामने वाली दीवार पर अगर मैं अपने पैर से पीछे की तरफ ऐसे फोर्स लगाऊं, ऐसे, तो क्या लगता है मैं पीछे जाऊंगा कि आगे जाऊंगा? क्यों जाऊंगा आगे? क्योंकि मैं जितना फोर्स लगाऊंगा, जितना फोर्स मैं उस दीवार पर लगाऊंगा, है ना, जितना फोर्स मैं उस दीवार पर लगाऊंगा उतना ही फोर्स दीवार मेरे ऊपर लगाएगी। लेकिन उधर तो कुछ एक्सेलरेशन हुआ नहीं। एक्सेलरेशन सिर्फ किधर देखने को मिलेगा? अरे जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जब हम फोर्स लगाएंगे तो इक्वल फोर्स तो लगेंगे, लेकिन एक चीज का मास कम हो और एक का ज्यादा हो तो वहां पर एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब ये जो दीवार है इतनी बड़ी, है ना, ये जो वॉल है, इस पर इसका मास बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मी, तो इसके फोर्स, इसके मास के कंपैरिजन में मेरा मास कम है, तो मैं भी एक्सेलरेट करना चाहिए। और मान लो इसका मास ज्यादा भी हो तब भी ये भी एक्सेलरेट करना चाहिए। तो जैसे ही मैं अपने पैर से इस पर फोर्स लगाऊंगा पीछे की तरफ, तो क्या होगा? इसमें भी एक्सेलरेशन आएगा और मुझ में भी एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन इसका मास बहुत ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा। आया ना? एक्सेलरेशन बहुत कम होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं इस पर ऐसे फोर्स लगाता हूं, जब भी, अगर मान लो आप किसी दीवार पर ऐसे फोर्स लगाओ, तो फोर्स लगाने पर उसमें एक्सेलरेशन आता होगा या नहीं आता होगा? आता तो होगा सर, लेकिन वो जो दीवार है उसका मास इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा मास है, तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होता होगा? बहुत कम। तो आप किसी भी दीवार पर फोर्स लगाकर उसे आगे बढ़ा सकते हो, आप एक्सेलरेट करा सकते हो, तो आंसर करा तो सकते हैं, लेकिन वो एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी कम होगी कि दिखेगी नहीं, या मैं कहूं नेग्लिजिबल होगी। ये बात आ रही है समझ में? लेकिन वो दीवार मेरे ऊपर फोर्स लगाएगी, अब उसके कंपैरिजन में मेरा मास बहुत कम है, तो मेरा तो एक्सेलरेशन आपको दिखाई देगा। ये बात आ रही समझ में? तो इसीलिए जब आप अपने पैर से दीवार पर अगर फोर्स लगाओ तो आप आगे की तरफ जाओगे, उसमें आपका एक्सेलरेशन तो दिख रहा है बट दीवार का एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा, क्योंकि वो बहुत कम है। देखो, इसको समझने की जरूरत है। एक बच्चा कह रहा है कि बैल कैसे मूव करता है, तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पीछे कार्ट बना हुआ, मैं बैल हूं, ऐसा मान लो आप, ठीक है। अब मैं उसको ऐसे करूं, ऐसे, तो मैं उसको खींच पाऊंगा क्या? नहीं खींच पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो भी मेरे ऊपर मैं एक्शन कर रहा हूं ऐसे, ठीक है, और वो क्या करेगा? रिएक्शन। तो मैं आगे भी मूव नहीं कर रहा हूं, देखना, मैं ऐसे जा रहा हूं, अब वो अपनी तरफ खींच रहा है, तो ना वो आगे जा रहा है ना मैं। लेकिन अब मैं नया काम कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं? अर्थ पर ऐसे पैर मैंने मारा, जब मैंने अर्थ पर एक्शन किया तो अर्थ ने क्या किया मेरे ऊपर? रिएक्शन। तो अर्थ ने मुझे आगे बढ़ा दिया। तो यहां बात ये हो रही है कि जब दो चीजें एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, मोशन में नहीं आ रही हैं, एक दूसरे पर क्या लगा रही हैं? फोर्स लगा रही हैं। तो अगर ये इसको ऐसे ले जा रहा है, ऐसे ले जाने की कोशिश करेगा, तब तो वो उसको आगे नहीं ले जा पाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये कोई तीसरा काम करने लगेगा तो वो चीज इसको क्या करेगी? आगे बढ़ा देगी। अब आप खुद सोचो, अर्थ का मास बड़ा है या कार्ट का मास बड़ा है या हॉर्स का मास बड़ा है? अर्थ का मास सबसे बड़ा है। सबसे कम एक्सेलरेशन किस में देखने को मिलेगा? सबसे कम एक्सेलरेशन किस में देखने को? अरे गोलगप्पे हो तुम। अर्थ में। किस में? अरे सबसे बड़ा मास किसका है? सबसे ज्यादा मास किसके पास है? अर्थ के पास। तो सबसे कम एक्सेलरेशन किसका देखने को मिलेगा? अर्थ का देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब हॉर्स और कार्ट जो हैं ये तो इक्वली फोर्स लगा रहे हैं, और मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि इनके मास भी इक्वल हैं, एग्जांपल समझाने के लिए। इन दोनों के मास भी आपस में कैसे हैं? इक्वल। तो फोर्स भी इक्वल लग रहा है, मास भी इक्वल, तो एक्सेलरेशन भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन जब हॉर्स
अर्थ पर पैर मारेगा तो अर्थ का तो एक्सेलरेशन दिखेगा नहीं, लेकिन हॉर्स का दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो हॉर्स का एक्सेलरेशन दिखने लग जाता है। अब उसके कंपैरिजन में हॉर्स तो बहुत छोटा सा मास का है अर्थ के कंपैरिजन में, तो हॉर्स का एक्सेलरेशन ज्यादा दिखता है। अब हॉर्स एक्सेलरेशन में आया तो साथ में कौन आ जाता है? कार्ट भी आ गया। वो तो बैलेंस हो चुकी थी जो चीज, लेकिन ये इसको कोई और एक्सेलरेशन में ला रहा है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आप एक एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो आप दो बच्चों को मैंने टग ऑफ वार का गेम दिया, ठीक। अब मान लो आप दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगा रहे हो, ये इधर से खींचते हैं इधर तो इन्होंने एक एक्शन किया, आप उधर से खींच रहे हो उधर तो आप रिएक्शन कर रहे हो। अगर आप दोनों इक्वल फोर्स लगाओ, ठीक है, तो क्या कभी कोई जीतेगा? कोई नहीं जीतने वाला। लेकिन अगर कोई तीसरा फैक्टर आ जाए किसी एक टीम में, मैं इन दोनों बच्चों में से किसी एक की टीम में आ गया और मैंने खींचना शुरू कर दिया, मैंने क्या कर दिया? कोई एक्शन कर दिया, तो क्या आप उतना ही रिएक्शन कर पाओगे जितना पहले कर रहे थे? नहीं कर पाओगे। आप क्या कर जाओगे? एक्सेलरेट कर जाओगे। दूसरी टीम का जो बच्चा होगा वो क्या कर जाएगा? एक्सेलरेट। हाँ या ना? तो आप तीसरा फैक्टर आ गया ना उसमें, इसलिए तो तीसरा फैक्टर यहां पर हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में कौन है? अर्थ। अर्थ पर जब फोर्स लगाओगे तो अर्थ क्या कर देगी? उसे एक्सेलरेट करा देगी। मतलब अर्थ ने फोर्स लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में और उसे क्या करा दिया? एक्सेलरेट करा दिया। हैं? स्लिप की बात कहाँ आ रही है? अच्छा ठीक है, पूछो। तो आगे तो नहीं बढ़ पाते, तभी तो स्लिप कहाँ कर पाते? आप चल कहाँ पाते? स्लिप कर गए। आपने कहा मैं तो जब हम स्लिप कर जाते हैं तो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? तो स्लिप इसीलिए कर गए आप क्योंकि आप फोर्स नहीं लगा पाए और अर्थ ने आपको आगे नहीं बढ़ाया। मैंने आपको उसका एग्जाम्पल ये दिया कि आपने एक्शन अच्छा नहीं किया। जब स्लिपरी होता है तो क्या होता है? उसमें एक्शन अच्छा नहीं हो पाता, तो उसके बदले में रिएक्शन भी अच्छा नहीं आता। अब आप इस पे तो बड़े आराम से चल रहे हो और मान लो कहीं पर पानी डाल दिया गया, वहां पर फ्रिक्शन कम कर दिया गया। जब फ्रिक्शन बिल्कुल कम हो गया और आप चलने की कोशिश कर रहे हो तो आप फोर्स वहां पर बहुत कम लगा रहे हो। जब फोर्स बहुत कम लगा पाओगे तो एक्शन में जो रिएक्शन आएगा उसका फोर्स भी बहुत कम होगा, तो आप वॉक कर पाओगे क्या? नहीं। क्लास 9th CBSE में जो पेज नंबर 123 है, ये 2022-23 वाले स्टूडेंट के लिए डिलीटेड है। इसमें टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इससे पिछला वाला जो सेशन था 2021-22 वाला जो सेशन था, उस सेशन में मैंने ये टॉपिक कराया हुआ है। अगर कोई बच्चा CBSE को बिलोंग ना करता हो तो उन वीडियो को फॉलो कर लेगा, ठीक है। और 22-23 वाले सेशन वाले जो स्टूडेंट हैं CBSE वाले, सिर्फ उनके लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला टॉपिक डिलीटेड है। इसको यानी कि पेज नंबर 123 के बाद से जितने भी न्यूमेरिकल्स या टॉपिक जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो कोई भी आपको नहीं करने होंगे, ठीक है। आपको जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन करने होंगे उनको मैं 1 बाय 1 आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो बच्चों आपके पास आ जाता है पेज नंबर 118 पर इंटेक्स्ट क्वेश्चन, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, अ रबर बॉल, अ स्टोन ऑफ द सेम साइज, अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन। मतलब कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। तो वो पूछ रहा है कि रबर बॉल और एक स्टोन, इन दोनों में से इनर्शिया की प्रॉपर्टी कौन ज़्यादा रखता होगा? स्टोन ज़्यादा रखता होगा, क्यों? मास ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा? इनर्शिया किसे कहते हैं? जो अपनी जगह पर टिका रहे। ये सबसे देसी वाली इन्होंने डेफिनेशन बताई है इसकी। जो अपनी जगह पर टिका रहे, अगर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने आए तो वो कह दे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो वो जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये बात कह पाता है कि मैं नहीं जाना चाहता, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इनर्शिया, ठीक। अब ज़्यादा टिका कौन रहेगा? जिसका मास ज़्यादा होगा, और मास किसका ज़्यादा है? रबर बॉल और स्टोन में से, तो आंसर है स्टोन का, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप एक एग्जाम्पल दूसरा और देखो, बाइसिकल एंड अ ट्रेन। बाइसिकल और ट्रेन में से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? तो ट्रेन का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, यानी कि वो
अपने आप में आने वाले चेंजेस को ज़्यादा अच्छे से अपोज करने की प्रॉपर्टी रखती होगी। ठीक है, अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन। 5 रुपी कॉइन थोड़ा हैवी होता है तो उसका मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आप फोर्स लगाओ तो 5 रुपी कॉइन पर ज़्यादा लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए या 1 पर, तो आंसर 5 पर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आपको 5 पर ज़्यादा लगाना पड़ेगा यानी कि 5 का इनर्शिया ज़्यादा, यानी कि उसमें लाने वाले जो चेंजेस हैं उसको वो काफ़ी देर तक अपोज करता है। थोड़ा सा फोर्स लगाया और चेंज ले आया तो यानी कि इनर्शिया की प्रॉपर्टी उसके अंदर कम है, और ऐसा तभी होगा जब उसका मास कम होगा। ओके, एक और क्वेश्चन है, वो कह रहा है इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस। उन्होंने एक पैरा टाइप का दिया हुआ है और उस पैरा में से आपको देखकर बताना है कि वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई है। मैं 1 बाय 1 पढ़ता जाता हूँ। अ फुटबॉल प्लेयर किक अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। एक कोई फुटबॉल प्लेयर है, मान लो ए नाम है, उसने किक किया फुटबॉल प्लेयर बी को। ठीक है, तो एक बार चेंज हो गई। ठीक है, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। अब इसने गोल कीपर की तरफ फेंकी तो क्या हो गया, 2 बार चेंज हो गई। दूसरी बार चेंज हुई वेलोसिटी, पहले यहां पर थी, यहां से यहां भेजने में कुछ चेंज आई, फिर यहां से यहां भेजने में कुछ चेंज आई, फिर क्या हुआ, द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल एंड किक इट टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम, गोलकीपर ने क्या किया, बोलो, कलेक्ट की है बॉल, ये बात ध्यान रखना। तो अब कलेक्ट करेगा तो फिर से वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज, 0 हुई ना, तो क्या हो गई, चेंज। और गोलकीपर ने फिर अपनी टीम के प्लेयर को बॉल फेंक दी। ठीक है, तो फिर से क्या हो गई, चेंज। ठीक है, तो बेसिकली कितनी बार चेंज हुई, 4 बार। अब एक बार मैं फिर से दिखाता हूं, नहीं एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले तो इसने इसको बॉल फेंकी तो इनिशियली जो भी रहा हो, इनिशियली वेलोसिटी मैं बता रहा हूँ 0 रही हो, या हो सकता है वो पहले से वेलोसिटी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ से यहाँ भेजने में कितना हुआ बोलो, एक बार चेंज आया वेलोसिटी में या नहीं आया, आ गया। अब उधर से बॉल आ रही हो और ये वाली टीम का प्लेयर और किक कर दे उसको तो क्या होगा, और चेंज आ गया वेलोसिटी में, तो 2 बार चेंज हो गई। लेकिन जब गोलकीपर ने बॉल को पकड़ा नहीं होता और सीधा किक कर दिया होता तो मैं कहता तीसरी बार चेंज आ गई। लेकिन जब उसने इसको गोलकीपर को फेंकी तो गोलकीपर ने पहले उसको कलेक्ट किया तो उसकी वेलोसिटी 0 कर दी उसने, है ना। तो इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में उसकी वेलोसिटी फिर से क्या कर दी उसने, 0। अब 0 करने के बाद फिर उसने उसको अपनी टीम के प्लेयर को फेंक दिया। तो अब कितनी बार हो गई, 4 बार हो गई। टोटल 4 बार वेलोसिटी में चेंज लेकर आ गया ये। एक और क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव मे गेट डिटैच फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगोरसली शेक्स इट्स ब्रांचेस। अगर हम ब्रांचेस को शेक करते हैं तो लीव्स डिटैच क्यों हो जाती हैं। ये मैं लीव्स बना रहा हूं, मैंगो मत समझ लेना। हाँ, ये क्या है, लीव्स। थोड़ी सी डिजाइन बना दूं क्या इनमें, ऐसे। अब तो दिख रही हैं लीव्स, अब भी नहीं दिख रही होंगी। ठीक है, मान लो कि ये क्या हैं, लीव्स। ये वाली जो ब्रांच है अभी कैसी है, रेस्ट में, और ये वाला जो पार्ट है ये इस ब्रांच के साथ अटैच है, ये भी कैसा है, और अभी लीव्स भी कैसी हैं, रेस्ट में। अगर मैं इसको पकड़कर हिलाऊंगा तो क्या होगा, ये कैसा आ गया, मोशन में आ गया। ये वाला पार्ट इससे अटैच था तो ये वाला पार्ट भी कैसा आ गया, मोशन में, ये वाला पार्ट। बट इस पार्ट की अभी भी नेचुरल टेंडेंसी कैसे रहने की है, रेस्ट में रहने की। तो अब ये चीज़ अगर मोशन में आ गई और ये चीज़ अभी भी रेस्ट में रही तो ये इससे अलग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो ये आगे बढ़ गई और ये पीछे रह गई तो ये इससे क्या हो गई, डिटैच हो गई, अलग हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि ये ड्यू टू, क्या आंसर आएगा, ड्यू टू क्या,
इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये क्यों अलग हो जाती हैं? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो ये बात ध्यान रखना, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन में कोई डाउट मत रखना। ये देखो कि जो चीज अलग हुई है उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या थी। अगर रेस्ट में रहने की है तो इसका आंसर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट आएगा। अगर इसकी नेचुरल टेंडेंसी मोशन में रहने की होती तो इसका आंसर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आता। बट इस लीव की टेंडेंसी कैसी है? रेस्ट में रहने की, तो इसलिए इसका आंसर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट आएगा। ठीक है। फिर उसने पूछा हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में, व्हाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक। अरे ये तो मैंने बोलू बोलू करके आपको बता दिया था। ठीक है, कि मूविंग बस में ब्रेक अप्लाई करने पर हम आगे क्यों गिरते हैं या फिर पीछे क्यों गिरते हैं, ये वाला मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, तो ये आप वहाँ से कवर कर सकते हो। और कहीं दिख रहे हैं टेक्स्ट क्वेश्चन? वन 119 इंटेक्स क्वेश्चन सिर्फ यही है। ठीक है, अब आपके बच जाएंगे कौन से वाले क्वेश्चन? बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कवर करोगे और फिर इसके बाद ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, लीफ वाला बता दो। लीफ वाला फिर से समझ लो, ये पहले कैसा था? रेस्ट। ये वाला पार्ट जो इससे अटैच है ये भी अभी कैसा है? रेस्ट। और लीव्स भी कैसी हैं? रेस्ट। अगर आप इसको शेक करोगे तो ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा? तो इससे कनेक्ट जो पार्ट है ये भी कैसा हो जाएगा? मोशन में। और ये वाला जो पार्ट है इसकी नेचुरल टेंडेंसी कैसे रहने की है? रेस्ट। ये थोड़ी कनेक्ट है इससे। ये जो कनेक्टेड पार्ट है वो अपने आप को चेंज कर लेगा, ये मोशन में तो ये भी मोशन में, बट ये तो रेस्ट में ही रहेगा। तो अगर कोई चीज़ ऐसे कनेक्ट है, ध्यान से सुनना, ये ऐसे कनेक्ट है, अब एक चीज़ मोशन में आ जाए और एक रेस्ट में ही रहे तो क्या होगा? मान लो ये मोशन में आ गई तो ये पीछे रह जाएगी, डिटैच हो गई इससे, या फिर ये मोशन में आ जाए तो ये डिटैच हो गई इससे। तो दोनों ही केस में डिटैच तो होंगे दोनों पार्ट। ठीक है, एक मोशन में और एक रेस्ट में रहे, इसीलिए डिटैच हो जाती हैं। हाँ, बस वाले की तरह ही है, बिल्कुल सेम। ये इसकी बॉडी का अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, और ये बस है, बिल्कुल सेम वही है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।